आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार आप वो थोड़ा देख लीजिए। मैं नहीं देख पा रहा हूँ सबको। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं यहाँ से वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और हेलो, आपको हैंडओवर है, आप शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी को नमस्कार सबसे पहले, और सोम भाई को, सभी प्राचार्यों को, सभी विद्यार्थियों को यहाँ से दिल्ली से नमस्कार। मैं समझता हूँ थोड़ी सी जर्नी की बात कर लूं, और उसके बाद जर्नी दो हिस्सों में है। एक है दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली के स्कूलों में जो प्रयोग हुए हैं शिक्षा में, और उसमें जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन, को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का जो योगदान है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका एक फाउंडेशन, क्योंकि मेरी अपनी एक जर्नी रही है। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ इस तरह था कि मैं उत्तर प्रदेश के पास एक गांव में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली के पास में गांव में पैदा हुआ था, जहां सोमभाई का गांव है उसके थोड़ा सा पास में, आसपास में ही जन्म हुआ था, हापुड़ के पास, खोआ के पास। और उसके बाद दिल्ली आ गए, जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म के बाद थोड़े समय रेडियो में बिताया, एफएम चैनल में, जो एफएम चैनल आजकल आप सुनते हैं, उसमें रेडियो जॉकी के रूप में, रेडियो एंकर के रूप में काम किया। फिर पत्रकारिता की, अखबारों में, टीवी में पत्रकारिता की। वहां से चलते चलते कुछ पता नहीं मन में लगता रहा कि ये रोमांटिसिज्म ऑफ न्यूज जो है, वो हमें तो सेटिस्फाई करता है कि देखो इतनी बढ़िया स्टोरी कर दी, देखो इतना बढ़िया कर दिया, इतने लोगों ने देख लिया, लेकिन बदला क्या? हम एक इशू उठाते हैं, उसको खूब कवर करते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन दूसरे इशू पे चले जाते हैं, पहला इशू बदला नहीं बदला, किसी को नहीं पता। तो वहां से सोशल एक्टिविज्म की तरफ बढ़े। देश के कुछ सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात हुई, अरुणा रॉय से लेके अन्ना हजारे साहब से लेके और तमाम जितने लोग देश में काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में आए, अरविंद केजरीवाल जी के संपर्क में आए। वहीं से आरटीआई का जो मूवमेंट था, राइट टू इंफॉर्मेशन का, उससे संपर्क में आए। लगा कि सूचना के अधिकार, जिस गवर्नेंस की हम बात अपनी खबरों में करते हैं, जिस गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून आएंगे देश में तो उससे मदद होगी और एक आम आदमी एम्पावर्ड होगा। उसमें आके काम करना शुरू किया। फिर मूवमेंट में आ गए, मूवमेंट से पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स से आप में। तो ये आपकी जर्नी तो बहुत लोगों को पता है। पर इस बीच में जब ये मूवमेंट चलते थे, तो 2008 में मेरी पहली मुलाकात सोम भाई से हुई थी। और याद होगा, सोम भाई चित्रकूट में हम लोग मिले थे। वहां हमारे एक परिचित थे, उन्होंने शिविर रखा था, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता थे, गोपाल जी। तो शिविर हुआ वहां पे, और वहां से मुझे लगा कि ये पूरी दिशा, जिस दिशा में हम मूवमेंट के लोग, हम ऐसे लोग जो सोचते हैं कि समाज में, देश में कुछ बदलाव हो, इस बात को समझे बिना बात अधूरी है। हम सुविधा पक्ष पे बात कर लेंगे, हम इस बात पे बात कर लेंगे कि सड़कें कैसे अच्छी बने, हम इस बात पे बात कर लेंगे कि राशन ठीक से कैसे बटे, वो जरूरी है। लेकिन जहां इसका मूल है, उस पर अगर बात नहीं की तो समाधान नहीं निकलेगा। वहां से ये बात समझनी शुरू की। और फिर मुझे याद है कि लगभग फरवरी 2008 में वो शिविर किया था। फिर मार्च में एक और शिविर करने मैं और मेरा पूरा परिवार रायपुर चले गए। फिर मई में मैं और मेरा परिवार और मेरे कुछ और मित्र और हमारे कुछ रिलेटिव्स, हम लोग सूरी में एक शिविर करने गए, क्योंकि अब लगा कि अब तो इसको ठीक से समझने की बात आगे बढ़ेगी। इस बीच में कि मैं वीडियो टीवी का जर्नलिस्ट रहा, और वीडियो एडिटिंग मुझे थोड़ी बहुत समझ थी। तो जितने शिविर रिकॉर्ड हुए, उनकी एडिटिंग भी की। बहुत सारे शिविर थे उस वक्त जो रिकॉर्ड हो रखे थे, उनकी एडिटिंग करनी शुरू की। तो उससे अब आप जब किसी चीज एडिट करते हैं तो आपको और उसकी बनती है, समझ बनती है।
तो शिविर 3-4 किए इस दौरान, लेकिन एडिटिंग के दौरान मैं शिविर सुनता था, उसको करता था, तो कुछ और बात लगी, मतलब और गहराई से बात समझ में आनी शुरू हुई। मैं आज कहूंगा कि बहुत सारी चीजों के अनुभव हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अंदेशा है, मतलब जिसे कहते हैं भास आभास है, थोड़ा भास आभास हुआ कि आदमी क्या चीज है, आदमी होने का मतलब क्या है, और आदमी आदमी के बीच सारी जो टकराहट है, और आदमी जो तमाम एक दूसरे का शोषण कर रहा है, समाज में जो शोषण हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हम सरकारों से, अच्छी गवर्नेंस से, अच्छी पॉलिटिक्स से, अच्छे कानूनों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे मीडिया से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मूल में क्या गड़बड़, और वो शिक्षा से कैसे हो सकती है, ये बात कहीं कहीं गहरे में बैठ गई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस वक्त ये सब चल रहा था, उस वक्त दूर दूर तक कहीं मन में ये नहीं था कि पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। बस वो इत्तेफाक हुआ कि 2010 में एक मूवमेंट शुरू हुआ, 11-12 में पकड़ होते होते उसमें आप सब जानते हैं इस तरह से दिल्ली में नेताजी का मूवमेंट हुआ, और फिर हम लोग 2012 में, दिसंबर 2012 पार्टी बनाई, नवंबर 2012 में, और फिर 13 का इलेक्शन लड़ा, 14-15 मतलब थोड़ी दिन सरकार चलाई, छोड़ दी, वो सब तो बहुत इमेटेरियल है यहाँ पे। 2015 में जब सरकार बनी फुल फ्लेजेड दोबारा, मैंने स्कूलों में जाना शुरू किया, बच्चों से, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करना शुरू किया, अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि सारा का सारा शिक्षा विभाग, हमारा मंत्रालय, हमारा डायरेक्टरेट, हमारे स्कूल, सारा का सारा तंत्र शिक्षा में कुल मिला के फोकस कर रहा है सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई किताबें ठीक से बट गई कि नहीं बट गई, वर्दी का पैसा ठीक से मिल गया कि नहीं मिल गया, मिड डे मील ठीक से मिल गया कि नहीं मिल गया, कुछ और क्वालिटेटिव काम हो, पंखे ठीक चल रहे, वॉशरूम ठीक है कि नहीं है, ये जरूरी था। ऐसा नहीं है कि इसके उसके बाद पूछा तो बच्चे पास हो पा रहे नहीं हो पा रहे, रिजल्ट कितना है, रिजल्ट के आगे सोचने की, बच्चे के पासिंग मार्क्स ला के सोचने से ज्यादा बढ़ने की कहीं मुझे मतलब पकड़ नहीं थी। तो फरवरी 2015 में सरकार, फरवरी को 14 फरवरी 2015 मैंने सोम भाई से संपर्क किया कि भाई जी, सोम भाई थोड़ा शरीर उनका उस वक्त साथ नहीं दे रहा था उतना, और 1 साल से आराम पे थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब सरकार बन गई है, और हम लोग जो सोचते रहे हैं एजुकेशन पे काम होने के, हम ये सोचते रहे कि एजुकेशन एज ए होल बदलाव लाए समाज में, शायद मौका आ गया है। सोम भाई विशेष आग्रह पे, अस्वस्थ होने के बावजूद 14 मार्च को, मैं सोम भाई गलत हो तो बताइएगा, 14 मार्च को दिल्ली आए, और दिल्ली में हमने सारे शिक्षा विभाग का, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जितने भी फील्ड में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जितने ऑफिसर्स थे, जितने वाइस चांसलर्स थे, सबको बुला के हमने एक यहाँ पे शिविर किया 1 दिन का, ताकि लोग समझ सकें। वहां से निकला हुई बात तो ठीक है, इसको और बात से समझा जाए, इसको और बढ़ के समझा जाए, और चलते हैं रायपुर। तो 1 अप्रैल को शायद हम लोग रायपुर पहुंच गए, और पहले मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के 50 टॉप, ऊपर से ले लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन डायरेक्टर्स, एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर्स, सारे, दिल्ली बहुत बड़ी जगह, 50 के करीब लोग जो टॉप थे, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए रायपुर चले गए, और वहां शिविर हुआ, खूब सारी एजुकेशन पे चर्चा हुई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रोल पे चर्चा हुई, किताबों पे, एग्जाम पे, टीचर पे, सब पे खुल के चर्चा हुई, और मैं समझता हूँ उस शिविर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर और पूरे के पूरे 50-60 ऑफिसर्स टॉप के, और जिसमें वाइस चांसलर्स भी थे यूनिवर्सिटीज के, सबके सब एक साथ 7-8 दिन बैठ के, नई सरकार बनते शिक्षा पे बैठ के चर्चा करने लगे, और दिल्ली से दूर जाके चर्चा करने लगे। फायदा हुआ, और आज भी बनी दिल्ली में, जिसकी वजह से हम एजुकेशन पे गंभीरता से बात कर पाए। तो ये उसका एक पहलू है। उसी समय जब सरकार बनी, तो हमारी पार्टी की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी, हम सबके बीच ये सहमति थी कि एजुकेशन पर देश में फोकस नहीं हुआ है, हम सरकार में आए हैं तो एजुकेशन पे फोकस करना है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, तो बजट बनाया केजरीवाल जी के साथ मिलकर, तो दिल्ली में 25% एजुकेशन पे हमने खर्च किया। हमसे पहले करीब 10%, 12% खर्च होता रहा था,
तो हमने उसको डबल कर दिया एजुकेशन के बजट को। और जब एजुकेशन का बजट डबल हुआ तो बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के कोर को नहीं समझते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सरकार एजुकेशन पे काम नहीं कर रही है, उनको इस बात से सीरियसनेस लगी और ये सरकार कुछ सीरियस है एजुकेशन पे, ये तो एजुकेशन पे बजट डबल कर दिया इन्होंने और 25% बजट एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ये पहली ऐसी सरकार है। तो जो लोग एजुकेशन के कोर की समझ नहीं रखते थे, पर उनको ये था कि भाई एजुकेशन पे काम होना चाहिए, उनको भी संतुष्टि हुई। इधर एजुकेशन को समझने वाले लोगों को हमने साथ लिया, जो लोग पेडागोजी पे, चाइल्ड बिहेवियर पे, साइकोलॉजी पे, पढ़ाने के तौर तरीकों पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। प्रथम जैसी संस्थाएं थी, साझा, क्रिएट नेट जैसी संस्थाएं थी, आप में से पता नहीं कुछ लोग हो सकता है जानते हो उनके। पर स्कूल सिस्टम में पेरिफेरल इंटरफेरेंस इंटरवीन करके क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, बच्चों को बच्चा समझ के, एक ऑब्जेक्ट ना समझ के कैसे कैसे एजुकेशन दी जाए, इस पे काफी काम लोगों ने किया। तो इन सब लोगों को देश भर से साथ लिया ताकि टीचर्स पे काम किया जा सके। तो ये सब फाउंडेशन के हुआ लगभग 3-4 महीने में। शुरू में जीवन विद्या शिविर हो गया, 7 दिन इंटेंसिव डिस्कशन रायपुर में बैठ के, छत्तीसगढ़ के गांव में बैठ के हो गया। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए, फिर उनके शिविर किए। फिर HOS जो हमारे स्कूल के हेड्स हैं, वो क्योंकि पहले राउंड में सारे नहीं जा सकते थे, 1000 स्कूल है, तो उनके शिविर किए। इस तरह से एक बड़ा वर्ग जीवन विद्या शिविर करके आगे आया। और कह सकता हूं कि हमारे लगभग सारे प्रिंसिपल्स जीवन विद्या शिविर कर चुके हैं, सारे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स जीवन विद्या शिविर कर चुके हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हुई। अब मैं किसी शिक्षक के साथ बैठ के, अब मैं किसी अध्यापक, प्रधानाध्यापक के साथ बैठ के चर्चा करता हूँ कि ये जो हम वॉशरूम बनाने पे खुश हो रहे हैं ना, ये जो हम कमरे का 5 स्टार लुक देखने पे खुश हो रहे हैं ना, ये कोई बड़ा टेम्परेरी है, इससे काम चलेगा नहीं। ये जरूरी है, कमरे में टीचर और बच्चे जिस कमरे में बैठे हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाजू में वॉशरूम से बदबू नहीं आनी चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई कुछ और चीज है, शिक्षा कुछ और चीज है। शिक्षा सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है। ये चर्चा आज हो पा रही है शिक्षकों के बीच में। तो मूल रूप से ये यात्रा रही यहाँ की। इस बीच में ये भरोसा और बढ़ता गया कि अगर देश में जितनी भी समस्याएं, देश क्या दुनिया भर में नफरत की, एक दूसरे को कंपटीशन में पीछे छोड़ने की, जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ने की, ईगोज की, अहंकार की, और अहंकार की वजह से एक दूसरे को टांग अड़ा के नीचे डालने की, जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, उसका समाधान कहीं ना कहीं अगर कहीं से निकलेगा तो शिक्षा से निकलेगा। ये अपने अंदर फर्म बिलीफ तक लग गया। तो जैसा मैं बता रहा था, जर्नी में शुरुआत में दिल्ली में काम करना शुरू किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिल्ली के स्कूलों में मैं समझता हूँ कि लगभग 1000 स्कूल है हमारे यहाँ और 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 15-16 लाख। आप समझिए कि एक स्कूल में ऐसा भी था 174 बच्चे एक क्लास में एनरोल थे। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, टूटा फूटा, बेंच नहीं है, बेंच है तो टूटी फूटी है, बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं रहा, पानी नहीं है पीने का। तो पहला साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, हमने जितना हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। क्योंकि मैं अपने टीचर को बोलूं भाई पढ़ाने पे बात करते हैं, वो कह रहा है सर पानी पे तो बात कर लो पहले। मैं कहूंगा टीचर की भाई पढ़ाने पे बात करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य पे बात करते हैं, वो कहेगा सर बैठने की जगह तो कमरों में धूल के बीच, जालों के बीच बैठ के आप शिक्षा के उद्देश्य पे बात करना चाहते हो। तो पहला साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खूब घूम घूम के, रोज सुबह 7 बजे निकल के आता था कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा, अच्छा करवाया। तो उससे इम्प्रूव हुआ। आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखते होंगे। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो है, मैं भेज दूंगा, कभी किसी समय आप देख लीजिएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है वो। दूसरा साल फिर हमने टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू किया। हमें लगा अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने लगा है, बैठने के लिए जगह ठीक बनने लगी, तो अब शिक्षक के साथ बात हो सकती है। हमने कहा भाई क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे होती है। तो जीवन विद्या ट्रेनिंग तो हम खूब करा ही रहे थे, पर हमें लगा कि जब तक ये दुनिया के और देशों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा और शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। तो आज दुनिया में जहां भी अच्छी टीचर ट्रेनिंग है, सिंगापुर में बहुत दुनिया का नामी इंस्टीट्यूट है, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में है, फिनलैंड को दुनिया की एजुकेशन में सबसे नंबर 1 जाता है। तो यहाँ हमने अपने प्रिंसिपल, ऑफिसर, टीचर खूब भेजा, ठोक के भाव भेजा। हमारा एजुकेशन ट्रेनिंग का जो बजट था
पहले साल 9 करोड़ रुपए थे, हमने उसको दूसरे साल बढ़ा के 102 करोड़ रुपए कर दिया कि टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब पैसा खर्च होना चाहिए और जितना जरूरत है हर तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिर्फ समर वेकेशन को हम टीचर ट्रेनिंग पे यूज ना करें। 9 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए खर्च, मतलब हमने बजट रखा, काफी पैसा खर्च भी हुआ, चीजें हुई उसमें। दूसरा साल से कॉन्फिडेंस बढ़ा टीचर का, उसने दुनिया की देखी, उनके बीच आपस में चर्चा हुई, यार हमने लंदन के स्कूल देखे, हमने सिंगापुर के स्कूल देखे, हमने फिनलैंड के स्कूल देखे, हमने भारत इससे नहीं, हमने IIM अहमदाबाद के साथ टाइप किया कि हमारे स्कूलों को मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट का कोर्स तैयार कर, स्कूल का मैनेजमेंट उस पर एक नया कोर्स, सारे स्कूल प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराए। आज देश में जितने बड़े नामचीन प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको हम ऐसे नाम से नहीं कि PPS या संस्कृत जैसे, बल्कि मैं कहूँ ऋषि वैली जैसे स्कूल, जहाँ शिक्षा के कुछ मौलिक प्रयोग हो रहे हैं, उनमें हमने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा, पांडिचेरी में भेजा, जहां जहां भी देखा जा सकता है कि शिक्षा पे नए सिरे से सोच कहाँ कोशिश हो रही है, तो वहां भी भेजा। तो दूसरे साल में हमारे शिक्षक में नजरिए में बदलाव आना शुरू हुआ हमारी टीम में, क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास उसका अच्छा हो गया, जो उसकी बुनियादी शिकायत थी उसका एक्सपोजर हुआ, उसने देखा दुनिया किस तरह से कर रही है, और साथ साथ जीवन विद्या का काम चलता रहा। क्योंकि जब भी वो देखता था तो वो कहता था, साहब बात तो ठीक है, लंदन में ये लोग फैसिलिटीज अच्छी हैं, इन्होंने पढ़ाने के नए तरीके भी इस्तेमाल कर रखे हैं, लेकिन कोर नहीं है, कोर पे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई कि मेरा शिक्षक लंदन में जाके ये समझ के आ रहा है, हार्वर्ड जाके समझ के आ रहा है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की पढ़ाई में भी या सिंगापुर की पढ़ाई में भी कहीं कुछ कमी तो है, हमारे यहाँ भी है पर वहां भी, और उस कमी को वो, क्योंकि वो जीवन विद्या के साथ कर रहा था। तो वहां से हमने किया दूसरे साल में। तीसरे साल में फिर आके हमने इस पे इंटरवेन किया कि अब हम एजुकेशन के कोर पे बात करते हैं। एजुकेशन के कोर पे बात करने के लिए हमने शुरुआत की हैप्पीनेस कैरिकुलम से। इसकी भी शुरुआत कुछ इस तरह से की कि मैं मॉस्को गया हुआ था, वहां शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन था, और वहां 45 देशों के शिक्षा मंत्री अपने अपने देशों के बारे में बता रहे थे कि हम शिक्षा पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे भी 10 मिनट वहां पे बोलना था, तो मुझसे पहले 4-5 वक्ता जो बोल रहे थे वो अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे थे। हमने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अपनाई है, हम वर्चुअल क्लासरूम बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा, 45 देशों के शिक्षा मंत्री बैठ के ये बात करें या शोकेस करें कि हम टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या हम 45 देशों के शिक्षा मंत्री बैठ के ये चिंतन कर सकते हैं कि दुनिया में आतंकवाद से शिक्षा के जरिए कैसे निपटा जाए? क्या हम ये चिंतन कर सकते हैं कि दुनिया में जो नफरत है, जो एक दूसरे के प्रति हेटरेट है, जो डिस्क्रिशंस हैं जेंडर के, जातियों के, क्षेत्रों के, शिक्षा के जरिए हम इससे निपट लेंगे? ह्यूमैनिटी पे जो संकट है, क्या हम ये बता सकते हैं? या पृथ्वी पे संकट है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है, करप्शन की प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड वाइड, क्या हम शिक्षा में इस बात पे चिंता कर सकते हैं कि साहब हम बैठ के बात कर रहे हैं और एजुकेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे? तो उनको लगा हाँ बात ठीक। तो मैंने कहा चलिए फिर दुनिया को भरोसा दिलाते हैं कि दुनिया के लोगों, आपको मतलब दुनिया के शासकों, आपसे युद्ध से, टैंक से, प्रोटोकॉल से, इनसे शांति नहीं आई, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुई, हम एजुकेशन से कोशिश करेंगे और हम एजुकेशन से करके दिखाएंगे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, मैं पहले दिन बोला था, लगभग सारे शिक्षा मंत्रियों ने उसका रेफरेंस दिया, कहा यार बात तो होगा कैसे अभी हमें समझ नहीं हो क्या ये हो सकता है, कोई वो नहीं है, तो कैसे करें? वहां से मैं वापस आया, सोम भाई के साथ चर्चा हुई, वहां निकला कि स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम शुरू हुई जिसमें कोर वही हो जो विशुद्ध भारतीय ज्ञान जिसको हम कहते थे, भारत की उपलब्धि, वो बात हो, और जीवन विद्या के रूप में जो बात मौलिक रूप में कही गई है मध्य दर्शन में, उसको उतारा जाए, शिक्षा में पाठ्यक्रम में कैसे उतारा, उसको लेके हमने काम करना शुरू, हैप्पीनेस का कैरिकुलम डेवलप किया। और आज नर्सरी से लेके और 8वीं तक के क्लासरूम्स में, दिल्ली के करीब लगभग 20,000 क्लासरूम्स हैं इस बैंड में, नर्सरी से 8वीं के। तो नर्सरी से 8वीं के क्लास बैंड में सारे क्लासरूम में रोजाना सुबह हैप्पीनेस की क्लास होती है, जिसमें जो बात आप यहाँ कर रहे हैं जीवन विद्या में, उसी को एज अप्रोप्रिएट, ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल के साथ
करके, कहानियों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से हम वहां रखते हैं। 5 मिनट के मेडिटेशन से रोजाना क्लास शुरू होती है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन से। तो ये एक अलग तरह का प्रयोग है। और जो बात आप कर रहे हैं वहां जीवन विद्या शिविर में, मध्यस्थ दर्शन पे आधारित, बेसिकली मध्यस्थ दर्शन भी क्या है, को एग्जिस्टेंशियल वे ऑफ लिविंग है, को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी ऑफ लिविंग है। उसको बनाने, उसको हर 8वीं क्लास तक के बच्चे के मन में ये भाव आ जाए कि मैं को एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा भी को एग्जिस्ट करता है और मुझे को एग्जिस्टेंस में जीना है, मेरे साथ मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ, को एग्जिस्टेंस में हूँ। और उसकी पूरी फिलॉसफी समझ में लगी 8वीं क्लास तक। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, 1 साल का प्रयोग हुआ है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत रेडिकल चेंजेस आ गए हैं, लेकिन बुनियादी बदलाव हैं, क्योंकि जो हमारे 20-25 हजार टीचर्स इस कोर्स को डिलीवर कर रहे हैं, उनकी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी समझ है, सोच है, अपना कुछ मान्यताएं भी हैं, उनको तोड़ने में भी समय लग रहा है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। लगभग हर स्कूल में, मैंने अभी थोड़े दिन पहले प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की और 50-50 प्रिंसिपल्स के साथ 1-1 घंटा चर्चा की कि हैप्पीनेस का करिकुलम कैसा चल रहा है आपके यहाँ, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लगभग हर बैच में प्रिंसिपल्स ने मुझे ये बताया कि साहब, जब से ये हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ है, उसके 4-5 महीने बाद से हम बच्चों में बदलाव देख रहे हैं। उनके अंदर का एक राउडीनेस, जो वो वॉशरूम की टोंटियां तोड़ते थे, खिड़कियां तोड़ते थे, या क्लासरूम से छुट्टी होने के बाद में जिस तरह का माहौल स्कूल में रहता था, उसमें हम पैटर्न में चेंज देख रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक, और लगभग सारे प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। एक टीचर ने मुझे बताया कि उनको किसी पेरेंट ने आके बोला कि हमारा बच्चा अब घर में आके, ये गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो हमारे बहुत हैव नॉट फैमिलीज के बच्चे हैं, लार्जली जो भी सक्षम है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा कि प्राइवेट स्कूलों में 4-5 हजार 10 हजार रुपए की फीस देकर पढ़ा रहे हैं। बहुत लोअर मिडिल, एकदम लोअर क्लास के बच्चे हैं। उस क्लास की माँ आके अपनी टीचर को बताती है कि जब से आपने कुछ नया शुरू किया है ना, हमारा बच्चा आके पूछने लगा है, लड़का हमारा, कि माँ खाना देती हूँ मैं उसको, पहले तो राउडी रफनेस से खाता था, अब पूछने लगा है कि माँ आपके लिए बचा है। और सिर्फ पूछता नहीं है, वो जाके किचन में भी चेक करता है कि माँ प्यार से ही तो नहीं बचा हुआ है, वो जाके देख भी लेता है कि माँ के लिए बचा है कि नहीं बचा है। तो संबंधों में इतना 8वीं-7वीं क्लास के बच्चों में ये समझ पैदा होना कि माँ बहुत प्यार से मुझे खाना दे देती है और अपना खुद नहीं किया, और अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि माँ से पूछूं तुम्हारे लिए बचा है कि नहीं बचा। इसका एक और उदाहरण मैं सर बच्चों से जाकर पूछता हूँ कि हैप्पीनेस कैसे चल रहा है, तो मुझे असेंबली में मिला, स्कूल असेंबली में, वहां एक लड़की ने कहा कि सर अब हम सोचने लगे कि हम जो ये सोचते थे ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते या हम जो चाहते हैं वो नहीं करते, अब हमें लगने लगा है कि हमें अपने माँ बाप की फाइनेंशियल पोजीशन भी तो देखनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बोले हमें हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से मदद मिल रही है कि हम इस तरफ देखें। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और वाकया एक टीचर ने शेयर किया, जब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि आपके जीवन में हैप्पीनेस की वजह से क्या बदलाव आ रहा है, तो एक टीचर उन्होंने कहा सर मैं भी बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में ये बदलाव आया कि मैं इस बार हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गई, तो मैंने सोचा कि ये साड़ियां इतनी सारी क्यों खरीदी जाए, अहंकार के लिए साड़ियां खरीदने का क्या मतलब, जरूरत के लिए खरीदते हैं, तो मैं इतनी साड़ियां शॉपिंग ही नहीं करता। तो ये एक अलग तरीके का चारों तरफ से रिफ्लेक्शंस हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देने लगे हैं। मैं पूछता हूँ जाकर, तो लगभग हर क्लास में, हर स्कूल में बच्चे कहते हैं कि हमारे दिमाग में ना हमारा मन शांत रहने लगा है। तो मैं कभी मजाक लेता हूँ कि यार 6ठी-7वीं के बच्चों में ऐसी क्या टेंशन है, छुटके से बच्चे को क्या जिंदगी में टेंशन डाल रखी है, तो अभी से कह रहे हो मन शांत रहने लगा, अशांत क्यों था। तो एक लड़की खड़े होकर बोली सर हमारे जीवन में शांति के कारण आप नहीं समझते। मैं पूछा क्या है, तो छोटे क्लासरूम में लड़की बोली कि मैं जिस घर में पढ़ती हूँ, मैं अपने घर का, उसने बताया कि मेरे परिवार में मेरे भाई को लड़का होने के कारण विशेष सुविधाएं हासिल, जेंडर डिस्क्रिप्शन, उसको गिफ्ट अच्छे मिलते हैं, उसको यूनिफॉर्म अच्छी मिलती है, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि तुम लड़की हो, और रोजाना जब मैं सुबह स्कूल आती हूँ तो उसके लिए अच्छा नाश्ता होता था, मेरे लिए ऐसे ही मैं लड़की है कुछ भी खा के चली जाएगी। तो मैं रोज स्कूल, उसने अपने भाषा में कहा, मन से रोते हुए आती थी। पर जब ये हैप्पीनेस की क्लास लगने लगी है, तब से मेरे को, पहले हमेशा टेंशन होती थी, पूरे स्कूल में दिन भर टेंशन होती थी,
अब मैं घर से जैसे भी हूँ, हैप्पीनेस क्लास में फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद पूरे अपने तन मन धन से ठीक से पढ़ती हूँ। तो एक नया तरह का अनुभव, बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव हैं, पर मकसद यही है कि 20 साल की शिक्षा, आप चर्चा करेंगे आंसर इस पे, कि 20 साल की शिक्षा का कुल मिला के मकसद क्या है। मैं अपनी जिंदगी खुशीपूर्वक जीने की योग्यता हासिल कर सकूं, एक, और दूसरों के खुशीपूर्वक जीने में मदद करने की योग्यता हासिल कर सकूं। इसके अलावा शिक्षा के इंजीनियर, डॉक्टर सब इसलिए तो दूसरों के खुशीपूर्वक जीने की योग्यता, मदद करने में योग्यता है। 8वीं क्लास तक के बच्चे में आ जाए, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बनने से पहले बनने का डिसीजन ले, उससे पहले उसमें ये योग्यता आता है। ऐसा हमारा मकसद है। और मैं ये भी बताता हूँ कि दिल्ली की शिक्षा के प्रयोगों को इसलिए ना देखा जाए कि हम बजट डबल कर रहे हैं, हम शानदार क्लासरूम बनवा दिए हैं, ये सब छोटी चीज। बड़ी चीजें ये हैं कि हैप्पीनेस जैसी चीजें निकल के आ रही हैं। ये हैप्पीनेस क्या डिलीवर कर रहा है। लास्ट में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक और बात रखूंगा कि जब मैं 2 मिनट में, जब हमने हैप्पीनेस करिकुलम 1 साल चलाया, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने भी मुझसे बहुत शिकायत की स्कूलों में कि सर हमारे लिए आपने क्या, हमारे लिए क्यों नहीं, हैप्पीनेस हमारे लिए भी लगाइए। और मैं सोच रहा था कि इसको कैसे किया जाए। तो आज कल से इनफैक्ट शुरू हुआ है, नया सेशन शुरू हुआ है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को लगभग इसी कंटेंट और थोड़ा सा इसको ट्विक, मतलब इंटेंसिफाई करके हमने एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम का नाम दिया है। तो केजी नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम, 9वीं से 12वीं की क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। इसमें भी जीने के प्रति नजरिए को देखना, जो प्रोफेशन आप अपनाने जा रहे हो उस प्रोफेशन की सारगर्भिता को समझना, इन सब की ओर ध्यान दिया जाएगा। और 4 साल था, तो मैं समझता हूँ ये 12 साल जब स्कूलिंग का पीरियड है, इसमें हम वो कोर हासिल कर पाएंगे। और आज कोई अहंकार में नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा समझता हूँ आज जो बच्चा साथ नर्सरी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में है, वो 10-12 साल बाद जो इस पूरी यात्रा अच्छी तरह चलता रहा, 10-12 साल बाद जो किसी कॉलेज में जाएगा, मतलब मुझे लगता है हम गारंटी ले सकते हैं कि वो बच्चा किसी व्हाट्सएप मैसेज से या किसी टीवी के प्रोग्राम से या किसी अफवाहों से, धर्म जाति झगड़ों में नहीं पड़ेगा। वो अफसर बनेगा, आईएएस बनेगा, उसको कोई आदमी आके करप्ट नहीं कर सकेगा, उसको कोई नौकरियों का दबाव, कोई सामाजिक दबाव, गलत काम करने के लिए दबाव नहीं मिल सकता। वो हिंसा से ऊपर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि 10-12 साल बाद हम अपने स्कूलों से ऐसे बच्चे दे सकें जिनको, जो अपने दम पे खड़े हों, जिनको कोई इधर उधर का वो ना हो। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ आप लोगों से बातचीत हो सकती है, मैं देख पा रहा हूँ बीच में आपका वीडियो देख पाया। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मनीष भाई। इस हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से ये पहली बार हुआ कि किसी राज्य सरकार ने, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन आदमी की मानसिकता और उसके कॉन्फिडेंस लेवल और उसका जो भी भाव और विचार के लेवल पे चलता है, इसको भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह क्लासरूम में ला सकते हैं। ज़िंदगी को भी क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये आपके माध्यम से संभव हो सका। अब लगभग भारत के राज्य कर्नाटक शुरू कर रहा है, उत्तरांचल शुरू कर रहा है, देश की और बहुत सारी, विश्व की और बहुत सारी सरकारों की तरफ से भी ये इस तरह की चीज़ें आई रही हैं। अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर दिल्ली में आए थे तो हमारी हैप्पीनेस टीम को ही अफ़गानिस्तान ले जाना चाहते थे। लेकिन ये एक बहुत सुखद स्थिति बनी है कि क्लासरूम में मानसिकता को भी लाया जा सका, क्लासरूम में खुशियों की पढ़ाई भी हो सकती है, ज़िंदगी पे भी बात हो सकती है। ये एक नया चेंज एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आया है। और आदरणीय स्वामी जी और यहाँ पूरी टीम और हमारे सभी भाई बहन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सभी का जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और जो भी, मेरा भी इसके साथ में पहली बार इंटरेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जो भी इस कैंपस में आके और गुजरात की भूमि से और गुजरात से एक अपनापन मेरा शुरू से भी रहा है। मुझको लगता है कि बड़ी संभावनाएं हैं। जो अलग जगह है उसकी मशाल, उसकी रोशनी
पूरे विश्व में फैले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से बहुत आराम से समय निकाला, जैसा कि आप हमेशा निकालते ही हैं। बहुत धन्यवाद। 4 की सुबह दिल्ली पहुंचता हूं, फिर मिलते हैं। एक चीज में हम लोग बात करते हैं, एक पॉलिटिशियन होने के नाते और एक आपने जो जर्नी 2008 में शुरू कराई थी, उसमें उसको अपने अंदर महसूस करते हुए मैं कह सकता हूं कि इस देश में ऐसी सरकारी व्यवस्था की जरूरत है जहां रेप या हिंसा या इस तरह की कोई चीज हो तो सरकार का मुख्यमंत्री अपने होम मिनिस्टर को या पुलिस कप्तान को बुला के कहे कि भाई मुझे 2 दिन में ये हिंसा बंद चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने शिक्षा मंत्री को बुला के कहे कि 2 साल में समाज से हिंसा गायब चाहिए, तब बात बनेगी। 2 दिन में हिंसा शिक्षा से बंद नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम 2 साल को शिक्षा से, ये लॉ से, पुलिस से ही बंद कराने की कोशिश करेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे जी। तो मुझे लगता है दिल्ली में वो माहौल बन सकता है, और दिल्ली से देश में, और इसमें सोम भाई आपका योगदान, मतलब हम सब खूब धन्यवाद, धन्यवाद। स्वामी जी कुछ कहें? ठीक है मनीष भाई, खूब बढ़िया, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक्स। सबको सभी लोग एक बार लोगों को दिखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ब्रेक करना है कि कंटिन्यू करना है?